ये इंडिया का कौन सा एरिया है? नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से समझना पूरी चीजें, तो आपको लग ही रहेगा कुछ अनयूजुअल तो है ना। चलिए नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं। सो ये जो एरिया है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलो मैं इसको ब्लैक में मार्क करता हूं। सो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा हमसे कल्चरली और कई सारी चीजों में अलग है, डाइवर्स्ड है। नॉर्थ ईस्ट कितने स्टेट्स आते हैं इसमें टोटल? 7 स्टेट्स, पता ही आप लोगों को। और इसमें से ये जो स्टेट है इसका नाम है मणिपुर। क्लियर है? मणिपुर, सॉरी, मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है यहाँ पे जिसका नाम है इम्फाल। आसपास 7 स्टेट्स है पूरे, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। वैसे इंसर्जेंसी लगभग हर स्टेट में है, बट वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मणिपुर। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर न्यूज इज रिलेटेड टू द मणिपुर। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और प्रोटेक्शन एक्ट इज राइट नाउ इन्फोर्स्ड इन द मणिपुर। So what is this act? What does it mean? And how it empowers the government as well in a particular area which is disturbed. So हम इसको समझने वाले हैं अच्छे से। तो ये तो हो गया मणिपुर का एरिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देना, मैं इस मैप को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मणिपुर को यहीं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले मणिपुर की थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ लो आप, उसके बाद में आपको इश्यू समझ में आ जाएगा पूरा ही, है ना। थोड़ा सा मैं मैप को अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ कुछ इसी तरीके का है मणिपुर, सही है। और ये कैपिटल है, इसकी नाम है इम्फाल। मणिपुर के अगर आप मिडिल पोर्शंस के अंदर आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरिया मिलेगा आपको, और बाकी सारे ये साइड वाले एरिया है। मणिपुर जो है, जब मैं बात करता हूं इसके बैकग्राउंड की, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, तब मणिपुर एक आपके किंगडम हुआ करती थी, है ना। मणिपुर वॉज अ किंगडम उस समय, किंगडम। ये बात कर रहा हूं मैं आपके कब? 1947 की, जब हम आजाद हुए उस समय की बात है। बात आई इंटीग्रेशन की मणिपुर के। उस समय एक बार तो राजा माने नहीं थे, लेकिन बाद में राजा का नाम बोधी चंद्र सिंह था। फिर वो मान गए, उन्होंने कहा ठीक है कि हम इंटीग्रेशन इंडिया के अंदर मणिपुर का कर देंगे। और मणिपुर के इंटीग्रेशन करने के साथ साथ में जिस किंगडम से, जिस राजा, जिस ट्राइब से था, जो किंगडम होती थी, उसका नाम था आपके मैतेई ट्राइब। क्या नाम था? मैतेई ट्राइब किंगडम। और इसी मणिपुर के अंदर कुछ और ट्राइब्स भी थी। जैसे एक ट्राइब जिसका नाम है कुकी, एक ट्राइब है जिसका नाम था नगा। कुकी और नगा, इसके अलावा भी और ट्राइब्स थी। तो गवर्नमेंट ने ये पूछा कि भाई ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल्ड कास्ट में किसको इंक्लूड करें, सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में किसको इंक्लूड करें। तो यहां पे दोनों के बीच में विरोध हुआ। उस समय तो नहीं हुआ। मैतेई ने ये कहा कि भाई हम किंगडम से बिलोंग करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो जो एसटी का स्टेटस है वो कुकी और नागा को दे दिया जाए। तो कुकी और नागा को आजादी के तुरंत बाद से शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस मिल गया कि भाई ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। अब जो रिजर्वेशन मिलने वाला है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, वो कुकी नागा को मिलेगा। जितनी चीजें कुकी नागा, कंटिन्यूसली ये चीज चलती रही। टाइम के साथ हुआ यूं कि जो मणिपुर के अंदर एरिया आपको दिख रहा है, ये साइड वाला एरिया है ना, ये पूरा का पूरा माउंटेन एरिया है ना। कौन सा एरिया ये? माउंटेन एरिया। यहां ध्यान देना, इस माउंटेन एरिया में क्या है। ये साइड का एरिया, ये माउंटेन एरिया है, पहाड़ी इलाका कहते हैं। इस माउंटेन एरिया में अगर आप मणिपुर की देखोगे तो मणिपुर की लगभग 90% लैंड आती है, 90%। और यहां पे अगर कहें कि सर कौन सी ट्राइब्स यहां पर रहती है, तो अब इस पूरे एरिया में ट्राइब्स रहती है आपके कुकी, नगा और अदर्स, दूसरी ट्राइब्स भी यहां पर रहती है। दे कवर्स 90% एरिया या लैंड वाइज जो है पूरा मणिपुर का। और इस 90% एरिया के अंदर मणिपुर की स्टेट असेंबली है। मणिपुर की स्टेट असेंबली जो है उसमें टोटल सीट्स अगर आपको देखी जाए तो मैं वो भी बता देता हूं। मणिपुर स्टेट असेंबली के अंदर टोटल 60 सीट्स है। कितनी सीट्स है? 60 सीट्स है, ध्यान रखना। जिसमें से आपके 20 सीट्स इस एरिया से आती है, इस पूरे पहाड़ी एरिया से। जो साइड में पूरा एरिया दिख रहा है पहाड़ी, यहां से 20 सीट्स आती है। और ज्यादातर यहां पे कौन है? कुकी और नगा। ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है मणिपुर का, ये बीच का एरिया कंप्लीटली, इसे कहते हैं वैली एरिया। वैली मतलब घाटी का क्षेत्र।
इस वैली एरिया के अंदर मणिपुर की टोटल कितनी लैंड है? तो मणिपुर का लगभग 10% लैंड है। ध्यान देना, यहां पे कौन सी ट्राइब ज्यादा रहती है? तो यहां रहती है जो ट्राइब जिसका नाम है मैतेई। और यहां से कितनी सीट्स जाती है विधानसभा में? 40 सीट्स। ठीक है, मणिपुर में ये सब चीजें चल रही थी। अब समझ में आया कौन कहां पे रहता है? इनकी डेमोग्राफिक समझ में आई, ज्योग्राफी समझ में आई इनकी यहाँ की। अब हुआ यूं कि 2012 तक तो ठीक था मामला। 2012 के बाद में मैतेई ट्राइब ने कहा कि कुकी और नागा बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एसटी का दर्जा इनको मिला हुआ है, हम बहुत पीछे बढ़ जा रहे हैं, तो हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। पहली डिमांड इनकी ये थी। जब ये कहा कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिए, कौन डिमांड कर रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के दर्जे के लिए? मैतेई डिमांड कर रहे हैं। और ये इनकी जो डिमांड थी उसको लेके इन्होंने आपकी विधानसभा के अंदर प्रस्ताव भी लेकर आए थे और उसको पारित करने की भी कोशिश की थी। इन सब चीजों को लेते हुए कुछ केसेस हुए और हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा कि भाई मैतेई को ये चीज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, करते हुए लंबे टाइम तक कोर्ट में अटका हुआ रहा। अभी 2023 मई के अंदर कोर्ट ने ये कहा था मणिपुर के कि मैतेई को ट्राइब्स का दर्जा दे देना चाहिए। और ये बात सुनकर और आपके कौन नाराज हो गए? कुकी और नागा। क्यों नाराज हुए आपके? इन्होंने ये कहा कि मैतेई सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी हमारे यहाँ पे, मैतेई आज भी रिसोर्सेज में हमसे एडवांस है। मैतेई जो है सबसे ज्यादा उनकी विधानसभा के अंदर सीट्स है, 40 सीट्स आती है पूरी उनकी वहां से, है ना। तो ये हमसे कल्चरली एडवांस है, एजुकेशनली एडवांस है, सब चीजों में। अगर इनको भी एसटी का दर्जा मिल गया तो हमारी सीट्स तो ये खा जाएंगे सारे। हमें रिजर्वेशन और उनको रिजर्वेशन भी मिल गया तो ये हमारे रिजर्वेशन का फायदा पूरा ये लोग उठाएंगे, हम पूरे वाइप आउट हो जाएंगे, कुकी और नगा ने कहा। और इसके विरोध में कुकी और नगा लोगों ने एक रैली निकाली थी मणिपुर में। वो रैली जब निकाल रहे थे तब उसी दौरान उस रैली के अंदर मैतेई ट्राइब्स के कुछ लोगों ने वहां पे हमला कर दिया। फिर मैतेई ट्राइब्स जब रैली निकाली थी तो कुकियों ने वहां पे हमला कर दिया। इसको लेकर दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो गया और पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली मणिपुर जल रहा है। 1 साल हो गया है। इस 1 साल के अंदर मणिपुर में 240 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार सिचुएशन जो है वर्स्ट बनी हुई है मणिपुर के अंदर। हालांकि आर्म स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1980s में ही मणिपुर में लगाया गया था, तब भी इंसर्जेंसी थी मणिपुर के अंदर, बट उसके बाद में कुछ समय तक चीजें ठीक हुई थी, लेकिन फिर वापस खराब हुई। और 1980 से लेकर आज तक इस एक्ट के कारण 1500 लोग मारे गए हैं वहां पे। और अभी अभी रिसेंटली 1 साल में 250 लोग मारे गए। और अभी क्या हुआ, 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर, इन 7 दिनों के बीच में 13 जने मारे गए कंटिन्यूअसली। और मारना कैसे? ऐसे नॉर्मल मारना करना नहीं, बीच सड़क पे मारना। आदमी हो तो आदमी, पुरुष, महिला हो तो महिला। और मैतेई वुमेन का एक केस भी तो आया था बीच में। एक मैतेई वुमेन थी, उसको सरेआम सबके सामने उसके कपड़े उतार के करके उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया पूरा, और फिर उसको मार दिया वहां पे, उसकी हत्या कर दी बीच चौराहे के ऊपर। आप सोच सकते हो कितनी लॉलेसनेस सिचुएशन है कंट्री के अंदर। ये मणिपुर के अंदर हालात बने हुए। इन्हीं को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहां पर एक लॉ इंपोज किया हुआ है, जिसे कहते हैं आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट या स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इस लॉ को इंपोज किया है। इस लॉ को लेकर क्रिटिसिज्म चल रहा है और ये केवल मणिपुर में इंप्लीमेंट नहीं है, ये असम में भी कभी कभार इंप्लीमेंट हो जाता है, ये नागालैंड में भी कभी कभार इंप्लीमेंट हो जाता है, चल भी रहा है नागालैंड में। अरुणाचल के कुछ एरियाज में इंप्लीमेंट है। स्पेसिफिकली पूरे स्टेट में नहीं हो सकता, चाहो तो पूरे स्टेट में कर सकते हो, बट स्टेट का कोई पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें ज्यादा इसको किया जाता है इंप्लीमेंट। जम्मू कश्मीर में जैसे इंडिया में 3 बार आसपा 3 अलग एरियाज के लिए लगे थे। एक जम्मू कश्मीर में है, दूसरा पंजाब में लगाया गया था 1983 के अंदर, और तीसरा आपके लगा हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इन तीनों में इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा टू टैकल द इंसर्जेंसी वी नीड टू एम्पावर आवर फोर्सेस, और तभी उन्होंने ये एक्ट लगाया आफ्सपा। ये एक्ट 1942 के ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट का। इस एक्ट का मतलब क्या है, इस एक्ट में होता क्या है, ऐसा क्या है इस एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट को इतना एम्पावर कर रही है, और इसका क्रिटिसिज्म भी चल रहा है आपके। तो ध्यान देना इसके अंदर, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, ये रिपील आफ्सपा है ना, इस एक्ट के बारे में बताया मैंने आपको। एक्ट का नाम है आर्म्ड फोर्सेस, और स्पेशल पावर भी कह सकते हो, स्पेशल प्रोटेक्शन भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। स्पेशल पावर एक्ट, ये एक्ट है 1958 का एक्ट। आप लोगों ने थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही रखा है, तब देखना कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी बात रिलेट होती है और कौन सी नहीं होती। ये एक्ट कहता क्या है? आफ्सपा एक्ट, सबसे पहली चीज तो देखो,
ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट है और ये एम्पावर करता है किसको? आर्म्ड फोर्सेस को। आर्म्ड फोर्सेस इन कौन से एरिया में? डिस्टर्ब्ड एरिया। अब ध्यान देना, ये होता क्या है डिस्टर्ब्ड एरिया? पहले तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा है। ये कौन बताएगा? तो जिस स्टेट के अंदर लग रहा है कि एरिया डिस्टर्ब्ड है और ये स्टेट में हथियार वगैरह सप्लाई हो रहे हैं, सिचुएशंस खराब है, तो ऐसा उस केस में हो सकता है कि वहां का गवर्नर या फिर वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर वो क्या है यूनियन टेरिटरी है, तो वो गवर्नर राष्ट्रपति को सीधा मैसेज भेजेगा कि देखो ये एरिया है, ये एरिया कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है और कंडीशंस बहुत वर्स्ट है यहाँ पे। मतलब आप कह सकते हो एनार्की या अराजकता की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है इस एरिया में, किसी को भी मारा जा रहा है, किसी को भी काटा जा रहा है, कोई ध्यान नहीं देने वाला है। तो सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप कुछ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई करें। तो फिर राष्ट्रपति कहता है कि भाई ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, अब इस डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर हमें एक एक्ट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और कहा कि इस एक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं? ध्यान देना, जब ये एक्ट लागू होता है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर तो इसके प्रोविजंस ये कहते हैं, सबसे पहला प्रोविजन इसका क्या है कि आर्मी को अब छूट है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अगर उनको लगे किसी पे भी थोड़ा सा भी संदेह हो, सीधा शूट कर दो, उड़ा दो सीधा, पूछने की जरूरत नहीं है। एक वार्निंग देनी होगी बस आपको, टू शूट, और इतना शूट इवन इफ इट किल्स, मार सकते हो आप सीधा। तो आर्मी को एक तो ये सीधा दिया हुआ है, ध्यान देना। फिर आर्मी को प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ है इसके अंदर वो भी देखना। फिर आर्मी को ये कहा हुआ है कि आप सर्च कर सकते हो विदाउट वारंट, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, जिसको जब जहां जैसे सर्च करना है आपके पास किसी भी उस एरिया में कोई आपको रोकने वाला नहीं है। दूसरी चीज, तीसरा आर्मी को यहां पे यह कहा हुआ है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, और अरेस्ट करने के बाद में आपको मर्जी पड़े उसको वहां रखो, किसी कोर्ट में ले जाने की उसको जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं पे भी उसको कहीं किसी कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे आप है ना बिल्कुल सिविल लॉज लागू नहीं कर सकते हो। एज एन एग्जांपल, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को टैकल करने के लिए कि आतंकवादी को पकड़ के बढ़िया उसको कोर्ट में ले जाएं करें, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। वहां पे कुछ चीजों में आर्मी वेट नहीं कर सकती है, तो इसीलिए ये एम्पावर किया गया इन एक्ट्स को। तो अरेस्ट कर सकते हो आप लोग, और वो भी अरेस्ट कैसे कर सकते हो आप? विदाउट परमिशन, कोई जरूरत नहीं, किसी की परमिशन लेने की नीड नहीं है आपको, आप सीधा अरेस्ट करो। अरेस्ट करने से लेके, सर्च करने से लेके, इवन शूट करने से लेके, आपको जो ठीक लगे आर्मी को वहां पे करे, बस कैसे भी करके पीस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे आर्मी वहां पे। ये क्लियर कट क्लॉजेस दिए हुए हैं इसके अंदर। और मान लो अगर ऐसा हो क्या आर्मी ने अरेस्ट कर लिया, किसी को मार दिया, कर दिया, तो आर्मी के खिलाफ एक्शन वैक्शन, उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा कंसेंट लेना होगा। उस आर्मी ऑफिसर के ऊपर ना तो कोई वहां की पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ना कोई कर्मचारी कार्रवाई कर सकता है, ना कोई कोर्ट कर सकता है। आपको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज वहां पे होगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा वहां पे। ये है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। पक्ष में लोग बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखिए इसको इसलिए लगाना जरूरी था कि देश डाइवर्स है और कई एरियाज को टैकल करना सिविल लॉ से काम नहीं चलता, पुलिस नहीं कर सकती उन एरियाज को। जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज ही देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, तो पुलिस वहां टैकल नहीं कर सकती, तो वहां पे आर्मी को भेजना जरूरी और थोड़े नियम स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। हमने उनके लिए परमिशन खेल लिया तो वो बिना सर्च किए कई गाड़ियां निकल जाएंगी, और क्या पता उनमें हथियार हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, बॉम्ब हो उसके अंदर, और आर्मी के हम तो परमिशन का वेट कर रहे थे, आई नहीं, तो वो गाड़ी चली गई वहां से। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको खुला फ्री हैंड दिया जाता है, ये कंप्लीट फ्री हैंड है। अब फ्री हैंड के अंदर एक ये पक्ष भी है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था कि ये तो कई सारे आर्टिकल्स के खिलाफ है ना। अगर बात करें कि इसकी डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में तो सबसे पहला यही लोग कहते हैं कि ये तो कॉलोनियल लॉ है पूरा, हालांकि बना हुआ ये 1942 में ही है। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर रेबेलियंस को दबाने के लिए यही लॉ यूज किया था, और लोगों को पकड़ पकड़ जेल में डाला था, कुछ भी नहीं पूछा, गोलियां मार दी सीधा। क्विट इंडिया मूवमेंट में उसको गोली मारी थी ना, वो एक महिला जिनके नाम आप कनकलता, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा नाम, कनकलता बरुआ, असम की कनकलता वगैरह, नाम नहीं पढ़े आप लोगों ने? वो थी, उनको तो दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के बाहर गोलियां मार दी सबको, कुछ भी नहीं हुआ उनका।
तो ऐसे कॉलोनियल लॉ था। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, कॉलोनियल लॉ के साथ साथ में इसकी डीमेरिट सबसे बड़ी ये है कि इसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कहीं गलत भी हो रहा है तो भी कोई कहने वाला नहीं है। ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, कईयों ने ये कहा। ड्रैकोनियन वर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ड्रैकोनियन का मतलब हार्श लॉ, ठीक है, खतरनाक कानून है एक तरीके का, ड्रैकोनियन लॉ। फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया, और साथ में क्या कहा, आर्टिकल्स कौन से वायलेट करता है, आप बताओ मुझे। आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं ना। सबसे पहले तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को तो वायलेट कर दिया। और कौन सा आर्टिकल, 19 याद है, छोटा मोटा कोई इनके खिलाफ बोल दिया तो भी गया। 20, 21 और 22 राइट टू लाइफ अरेस्ट, डिटेन होना, 24 घंटे में जो वो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, कुछ भी नहीं है, सीधा मारने पे। ये इसके डीमेरिट्स है, और इसके डीमेरिट्स इस तरीके से सामने आए कि ऐसा कई बार हुआ है कि विमेन को कस्टडी में लिया गया, रेप हुआ, मर गई है। असम के अंदर एक केस हुआ था 2005 के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर 1991 में एक केस हुआ था जिसके अंदर आर्मी के एक रेजिमेंट ने 100 महिलाओं को गिरफ्तार करके रेप करके मार दिया। तो देखिए ये एक उसका एक नेगेटिव पहलू है, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये एक नेगेटिव पहलू। अगर आप सोचो सिविल लॉज को आर्मी के हाथ में दे दी जाए क्या हाल होंगे। कई लोग कहते हैं ना आर्मी बढ़िया है, आर्मी का, देखो अच्छी है आर्मी, सिक्योरिटी है, सब है, बट इतना ओवरराइड नहीं करना कि गवर्नमेंट को साइड कर दें। पाकिस्तान के हालात इसीलिए बदतर है क्योंकि वो फिर उनका दिमाग वैसे ही काम करता है, उनको नहीं समझ आता कुछ भी, सिविल लॉज वगैरह ये सब, उनको बस मारो काटो चलते रहो आगे, दे वर्क लाइक दैट। तो यहां पे ये आ गया, इन चीजों का ये वायलेट करता है, ये इसके डीमेरिट्स है। अब यही चल रहा है कि इसको क्या किया जाए, रिपील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि स्टेट से भी कंसर्न लो पहले, कि स्टेट बोलेगा हाँ यहाँ लागू करना है तो करो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर 6 महीने में इसकी समीक्षा करते रहो कि भाई ये कितना क्या हुआ है, कितनी किलिंग्स हुई है, कितने लोग बचे हैं। कई जगहों पर हेल्पफुल भी आर्मी के लिए बहुत है, और कई जगहों पर आर्मी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में भी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई रोकने वाला भी नहीं होता वहां पर। अब समझ में आई बात, एक्ट समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ओवरराइट करता है। अगर हमारे इस एरिया में लागू हो जाए तो हमें तो उड़ा दे भले दिन दहाड़े, कोई पूछने वाला भी नहीं है। आई बात समझ में। तो ये होते हैं लॉज आपके।